ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब, कानून हाथ में लेने का और कानून को तमाशा बनाने का वैसे तो कौम ये बड़ा एक अलमिया है, कैसे इस चीज़ों का तदारुक हो, कानून की अमलदारी हो, रियासत की अमलदारी हो नहीं पाती। मुदस्सर साहब, सबसे पहले मैं कहूँगा कि ज़िंदगी जीने के ख्वाब मिलता है, यहाँ हर सवाल का जवाब मिलता है। किसको समझे जालिम, किसको समझे मजलूम, यहाँ हर चेहरे पे नकाब मिलता है। देखिए मुदस्सर, जो आपके रिपोर्टर ने बात की और दोनों तरफ का उसने मौक़िफ़ भी बताया, फिर सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो चीज़ें आई, मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे में औरत कार्ड और मज़हब कार्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब तक चीज़ों को इन्वेस्टिगेट या इंटेरोगेट ना किया जाए, हम लोग भी बहुत ज़्यादा जज्बातीपन का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल, चाहे वो मीनार पाकिस्तान का इंसिडेंट हो या इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मिलते हैं, खोते हैं, पहाड़ निकलता है चूहा, बात का बतंगत बनाकर कौम को भी हम चीज़ें बताते हैं, जज्बातियत के अंदर आके, जज्बाती नारों के अंदर आके। और जो आपने बात की कि कानून को मॉब, जत्था, गिरोह या चंद लोग मिलके अपने हाथों में ले लेते हैं, खुद ही मुद्दई बन जाते हैं, खुद ही पुलिस बन जाते हैं और खुद ही मुनसिफ बन के अपनी मर्जी की अदालत लगाकर अपनी मर्जी का इंसाफ चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो परसेप्शन पाया जाता है कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता या अदालतों से इंसाफ लेने में इतनी ताख़ीर हो जाती है, ये कानून का दरवाज़ा खुलने में, कि एक शख्स जो है बहुत किस्सा परीना बन जाता है। सबसे पहले तो हमारे जुडिशियल सिस्टम को इस नोशन को और स्टिग्मा को पहले स्ट्राइक डाउन करने की ज़रूरत है, ताकि आम आदमी, एक ऑर्डिनरी सिटीजन के अंदर ये परसेप्शन पाया जाए कि मेरे मुल्क का कानून मुझे इंसाफ देगा, चाहे मेरे साथ 1 रुपए की बेईमानी की जाए या चोरी की जाए या मेरे अरबों रुपए लूट लिए जाए, लेकिन मेरे मुल्क की अदालतें, जुडिशियल सिस्टम, पुलिस का निज़ाम मुझे इंसाफ दिलवाएगा। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर मौजूदा दौर के अंदर, आपने सियालकोट के साने का भी जिक्र किया, फैसलाबाद की भी बात की, तो इन दोनों चीज़ों के अंदर देखें तो अवाम के अंदर जो एक इश्तियाल, जो एक गुस्सा और अपने हाथों से इंसाफ लेने की एक जो लहर नज़र आती है, इसका कलाकमाल और सदेबाब करने की ज़रूरत है। और एट द सेम टाइम जब हम देखते हैं कि कोई किसी के कपड़े फाड़ रहा है, कोई किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है, तो वहाँ पे कोई अदनान नामी लोग भी हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है, जो हमारी सोसाइटी का बड़ा साफ और शफाफ चेहरा है। और इस तरह की सोसाइटी के अंदर लोग मौजूद हैं, जिस तरह आलिया साहबा भी बात कर रही थी कि सेमिनार्स किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस किए जाते हैं टीचिंग के लिए, प्रीचिंग के लिए, इनकी ट्रेनिंग के लिए। एट द सेम टाइम रूल ऑफ लॉ की इन्फोर्समेंट हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी खवातीन हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो लिटिगेशन करवाई जाती है या की जाती है, उसके अंदर बल्क ऑफ जो लिटिगेशन है वो फॉल्स है, वो फ्रीवलेस है, वो फिटिशियस है, वो बोगस है, और इसका मकसद सिर्फ लोगों को हरासा करना ही, अपनी मर्जी का उनके खिलाफ कीचड़ उछालना। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और इस हवाले से जो हमारे मुल्क के अंदर कानून मौजूद है वो इनफेक्टिव, इनसफिशेंट है कि अगर कोई किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो उसके खिलाफ 182 की सिर्फ कार्रवाई की जाती है, जिसकी 6 महीने सज़ा, और ये बेलेबल ऑफेंस है, या मजिस्ट्रेट मैक्सिमम उसके खिलाफ 25,000 का फाइन कर सकता है। मतलब आप किसी की पगड़ी उछाल दें, किसी की पगड़ी के शिमलों को दागदार कर दें, उस पर रेप का इल्ज़ाम लगाएं, कपड़े फाड़ने का इल्ज़ाम लगाएं, मीडिया उस बात को हाइप दे, और बाद में आपका जो इल्ज़ाम है वही झूठा निकल आए, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे रियासत को मौसर कानून साजी करने की जरूरत है। हम हमेशा ये बात करते हैं मुदस्सर कि कवानीन मौजूद है, लेकिन ये ऐसा सेगमेंट, ऐसा फ्रेगमेंट है जहाँ पे अभी भी कानून साजी करने की जरूरत है, और झूठे मुद्दई को, झूठे इल्जाम लगाने वालों को, या मुल्क का, माशरे का, या किसी भी तबके का मुंह काला करने वालों के अगेंस्ट जो है झूठे मुकदमे की कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, ताकि सोसाइटी में इन लोगों को भी पता चले कि अगर हम किसी के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाते हैं या किसी को जानबूझ को औरत कार्ड पे, मजहब कार्ड पे या कोई भी कार्ड का इस्तेमाल करके गिरफ्तार करवाएंगे, तो कल को अगर हमारा मुकदमा झूठा निकला तो हमारे मुल्क बिल्कुल ये कानून की अमलदारी बैरिस्टर साहब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो कानून की अमलदारी होती हुई नज़र नहीं आती। आपने खुद ही ये फरमाया जुडिशल सिस्टम पर बड़े सवाल उठते हैं, बहुत से केसेस हमने साल देखे हैं, ओपन एंड शट केस होता है, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी तवालत होती है कि इंसाफ के तलबगार जो लोग हैं फिर वो कानून हाथ में लेते हैं। लेकिन ये भी एक इल्म है, उसके बावजूद रियासत और कानून सबसे मुकद्दम है, वहीं पर कानून और आइन के तहत ही चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, मैं अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये बात कर लेते हैं। उवैस, तो अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है उन दुकानदारों के खिलाफ और उन खवातीन के खिलाफ? अब क्या मुकदमा बनाया गया है? क्योंकि दोनों जानिब भी एक तरह से वो मुल्ज़िमान नज़र आ रहे हैं, उन्होंने भी जुर्म किया है और उन्होंने भी जुर्म किया है।
अच्छा मुदस्सिर, जो गुज़श्ता रात या उससे हम पहले की अगर बात कर लें तो सिर्फ हमें वन साइड सारी स्टोरी नज़र आ रही थी, उसमें जो दुकानदार हैं यही कसूरवार लग रहे थे। लेकिन जो नई CCTVs आई हैं उसके बाद तो ये नज़र आ रहा है कि वो ख़वातीन भी बराबर की इसमें कसूरवार हैं, और जो दुकानदार हैं उन्होंने एटलीस्ट इनको बरहना नहीं किया, बेलबास नहीं किया। तशद्दुद एक अलग मैटर है, बेलबास करना एक अलग मैटर है, कानून में दोनों की अलग अलग सजाएं मौजूद हैं। हमें इस पूरे केस में पुलिस भी बड़ी कंफ्यूज नजर आई है। वो किस तरह? ऐसे कि सबसे पहले तो पुलिस ने जब अवामी प्रेशर आया, वीडियो वायरल हुई, सबसे पहले पुलिस ने क्या किया, उनको रेड किया, फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके जो 5 के 5 लोग थे दुकानदार में, बेशक वो मारने वालों में शामिल थे या नहीं, जो मुलाजमीन भी थे उनको पकड़ के उन्होंने थाने में बंद कर दिया। आज तीसरा रोज़ है बंद किए हुए। आज दोपहर को 12 बजे पुलिस ने इनको इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना था, जो तकरीबन शाम के 4 साढ़े 4 हो चुके हैं, अभी तक पेश नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस खुद भी कंफ्यूज है कि किस तरह पेश करें, अदालत को क्या बताया जाएगा। और एक और बड़ी अहम बात है कि जो मुद्दई है इस केस की, उसका नाम है आसिया, वो खानाबदोश खातून है। खानाबदोश खातून का मसला ये है कि वो एक जगह पर रहते नहीं है, वो इलाका बदलते रहते हैं। ये लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, झोपड़पट्टी में होते हैं। अगर वो मुद्दईया यहाँ से चली गई तो इस केस का मुद्दई कौन बनेगा, कौन इस केस को फॉलो अप देगा, फिर क्या पुलिस अपनी मुद्दईयत में फिर इसको चलाएगी, एक ये बड़ा सवाल उठ रहा है। तो इस केस में फिलहाल तो ये सूरत हाल है कि जो 5 नामजद मुल्जिमान हैं वो फिलहाल थाने में बंद हैं और उनको आज पेश किया जाना था। 12 बजे का तकरीबन टाइम था, शाम हो चुकी है, अदालतें तकरीबन बंद, अभी तक पेश नहीं किया जा सका पुलिस की जानिब से। और एक और बड़ी स्ट्रांग मुद्दईया है उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया दोबारा। कल शाम को CPO फैसलाबाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी उन्होंने यही बताया कि हम खवातीन पर इस तरह आंच नहीं आने देंगे। या सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें जो नजर आई है वो इसके खवातीन के हक में थी। फुटेज आने के बावजूद भी ना ही किसी खातून को अभी तक पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया है, ना हिरासत में लिया है। हालांकि काफ़ी स्टोरी क्लियर हो गई और सोशल मीडिया पर अब इन दुकानदारों और ताजरों के हक में एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, और जो मुतलका जो इर्द गिर्द के दुकानदार हैं वो भी पुलिस से, इंतजामिया से यही अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ अब जुल्म हुआ है। इससे कबल भी हमारे इलाके में इस तरह की चोरी की वारदातें हुई हैं, इसी तरह के खवातीन के घरों हैं जो करते रहे हैं। हम तो खुद मुतासरा फरीक हैं, पुलिस ने हमारे साथियों को पकड़ के थाने में बंद कर दिया है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया। और जो दूसरी पार्टी जो खवातीन है, जो उन पे किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही, ना ही उन्हें थाने बुला के कोई तफ्तीश की जा रही, पूछा जा रहा है। सिर्फ जो सोशल मीडिया का 2 रोज पहले का दबाव था उसी में पुलिस अपनी पूरी तफ्तीश को फिलहाल लेके चल रही है। लेकिन कल से जो ट्रेंड चेंज हुए, अब ज्यादातर हमें ये नजर आ रहा है कि जो ताजिर हैं उनको लोग कह रहे हैं बेकसूर है, इनका कोई कसूर नहीं, सिर्फ इन्होंने प्रोटेक्शन की अपने दुकान की, अपनी चीजों की। लेकिन हमें पुलिस की तरफ से फिलहाल कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मेरी तर्जुमान पुलिस से भी बात हुई कि अब आपने क्या करना है, कोई रद्दोबदल की जाएगी। जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं वो भी अभी तक कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि बरना करने का ऑफेंस अलग है, जो तशद्दुद का ऑफेंस होता है वो अलग है, क्योंकि तशद्दुद भी हमें डबल साइड से नजर आ रहा है। खवातीन भी फुटेज हमें प्रॉपर लड़ती नजर आ रही है दुकानदारों के साथ। वो तो अब देखिए पुलिस क्या करती है इस पर, क्योंकि पुलिस से वो बरहना हुई है, खुद से वो जो है, मैं बहुत ज्यादा वीडियोस देखी हैं, उस वीडियोस के बाद आज हम प्रोग्राम इसी वजह से कर रहे थे। ये जो एक मामला है आलिया साहिबा, ये बड़ा गंभीर है कि एक तरफ जो जज्बात में आके वीडियो होती है, ट्रेंड कल चल रहा था और आज उसी ट्रेंड के अंदर चीज़ें और चल गई हैं। प्रेशर के अंदर कानून को भी नहीं आना चाहिए, जज्बात के अंदर कौम को भी नहीं आना चाहिए। हक़ाइक़ की जानिब जाते हुए चीज़ों को ना परखने और किसी एक धारे में जाने का जो एक रिवाज बन चुका है, ये बड़ा ख़तरनाक है कि सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हुई, एक तरफ ट्रेंडिंग पूरी की पूरी चल गई और वहाँ, और उस प्रेशर में आके जो मुकदमात हैं, पुलिस है, हुकूमत है, उसके ऑर्डर्स आ जाते हैं, फिर चीज़ें कुछ और निकलती हैं। इसका सद्देबाब होना भी ज़रूरी है कि पहले बात हो, तहकीक हो, उसके बाद राय कायम की जाए। यहाँ राय पहले होती है, तहकीक तो बाद की बात होती है। हमारा मुल्क जिन जिन मसाइल से निमट रहा है और गुजर रहा है, IMF में क्या क्या प्रेशर्स हमारे ऊपर आते हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, उन सारी चीजों में ये वाकयात पैर दर पैर होंगे। और बाकी देखिए, जब सोशल मीडिया में चीज गई है और वीडियो वायरल हुई है, तो मेरे मुल्क की कहानी मेरे मुल्क के अंदर नहीं रही है, मेरे घर की कहानी मेरे घर के अंदर नहीं रही है। अभी तो सच झूठ का भी कुछ पता नहीं चला और सारा तमाशा दुनिया में फैल गया। अब उसके बाद जब तमाशा फैला दिया जाएगा तो तमाशा फैलाना आसान होता है, उसको समेटना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से निमटना कहीं मुश्किल। लोगों ने इस वीडियो को बनाया, कहीं बेहतर था कि अगर वो ये वीडियो इसलिए बना रहे थे कि बाद में एविडेंस के तौर पे पेश करें, तो ये कोर्ट
कोर्ट में, पुलिस में, FIR में वहां पेश होनी चाहिए थी चीजें, बयानात वहां होने चाहिए थे। और अगर वो कुछ घंटे अपने आप को कंट्रोल कर लेते तो बहुत सारा सच झूठ उन्हें भी पता चल जाता। लेकिन जज्बाती होकर पूरे मुल्क की इज्जत, ये किसी एक औरत की 4 औरतों की कहानी नहीं है, आपने अपने पूरे मुल्क के मर्दों की एक तस्वीर पेश की है और पूरे मुल्क की औरतों की एक तस्वीर पेश की है। और कितने दुख की बात है कि दोनों तरफ दोनों ही गलती पे थे। औरत की गलती तो हमने खुलकर बताई कि उसने अपने आप को, और मर्द की अगर बात करूं तो औरत कुछ भी कर रही थी, आप उसको दुकान में बंद करते, जो कि कोशिश की भी गई थी, लेकिन उसको इस तरह से आप खींचना, घसीटना, ये चीजें आप नहीं कर सकते। कोई होता आकर कोई बीच का रास्ता निकालता तो दोनों ही कसूरवार। तो अगर दोनों ही कसूरवार है तो इस मुल्क में, इस प्यारे पाकिस्तान में किस तब्दीली की बात करूं, क्या तब्दीली हुई है कि वो मर्द हजरात हम सड़क पर जाते हैं या हम बाजारों में जाते हैं, बाजी बाजी कह के हमें रास्ता भी देते हैं हमारे लिए, हम उनसे उनके कारोबार में हम बरकत डालते हैं, चीजें लेकर घर आते हैं। अब क्या हम बाजारों में जाएंगे तो उनकी निगाह में भी ऐसा कुछ होगा कि क्या ये खाना बदोश है? गो के हुलिया से लोग पहचान लिए जाते हैं, लेकिन जो लोग क्रिमिनल होते हैं वो हुलिया बदलना भी जाते हैं। और शनाख्ती कार्ड हमारे यहाँ पूरी चीजें चल रही हैं, हर तरफ नादरा चल रहा है। तो ये इस किस्म के लोग जो खाना बदोश हैं, जिन्हें ट्रेस नहीं किया जाता, ये आके बॉम्ब ब्लास्ट करने बदोश हैं, ये इस तरह से आके कोई कार्रवाई कर दें तभी इनकी कोई हम नहीं पहुंच पाते। ये किस किस्म से रियासत काम कर रही है? और जब रियासत काम सही नहीं करेगी, वो कायम नहीं करेगी, तो पब्लिक में इंतशार, और जब पब्लिक में इंतशार होगा तो ये जजमेंटल हो जाना, जजमेंटल होने का तो हक ही नहीं है। किसी के ऐप को तू बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा, तू हिसाब ना कर। बुरी नजर से ना देख मुझको देखने वाले, मैं लाख बुरा सही, तू अपनी नजर खराब ना कर। झांकने की जगह हमारा अपना गरेबान होता है, लेकिन जिसको देखो दूसरे के मामले, दूसरे की जिंदगी में झांक रहे हैं। और अब ये फैसले रोड पर होंगे। पहले से बुराई माशरे में पूरी दुनिया में हमेशा से है, लेकिन अब ये फैसले, ये हरकतें सरेआम होंगी। पहले हम वेस्ट में सुना करते थे, जी हमने रोड पे ये देखा वो देखा, उनकी अच्छाइयों का तो हम जिक्र नहीं करते, लेकिन उनकी बुराइयों का प्रचार करते हैं। आज उनकी अच्छाइयां तो हमने उनसे नहीं ली, ना वो तालीम, बिल्कुल ये रोड पर फैसले जो है ना, ये जी बिल्कुल, ये रोड पर फैसले रियासतों को तबाह कर रहे होते हैं। तो ये रोड पर फैसले ना हो तो फिर क्या किया जाना चाहिए बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब? देखिए जी, इसमें हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इसको स्ट्रेंथन किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, पुलिस का सिस्टम बेहतर किया जाए। और जब एक शहरी रियासत के साथ मौहदा इमरानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो मीनिंग देयर बाय वो अपनी विश एंड विम, अपनी अथॉरिटी, अपनी फोर्स को रियासत को इंटरेस्ट करता है, रियासत के सपुर्द करता है कि रियासत जो है उसके हिस्से का इंसाफ ले, उसे किसास दे, और उसके साथ कोई भी ज्यादती होती है रियासत खड़ी रहेगी। तो लिहाजा ये खुद अपनी मर्जी का इंसाफ, ये जत्थे की सूरत में, गिरोह की सूरत में, ये हमारी सोसाइटी में जो माल प्रैक्टिस है इसका कला कमा करने की जरूरत है। और दूसरी ये चीज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी शख्स जो पब्लिकली किसी की वीडियो बनाता है जिसमें कोई मर्द या कोई खतून जो है वो बरखना हालत में है, तो वो भी ऑफेंस है। सेक्शन 21 है हमारा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का, जिसके तहत से 7 साल सजा और 50 मिलियन तक फाइन भी किया जा सकता है। लिहाजा पब्लिक एट लार्ज जहाँ पे वीडियो बनाने में मसरूफ और मशगूल नजर आती है, अगर वो थोड़ी सी कोशिश करे तो उनको भी वो तमगा शुजात दिया जाए कि आप लोगों ने भी किसी खतून की, किसी मर्द की इज्जत बचाने में, उसकी जान बचाने में आप जो है वो कारगर साबित हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें वीडियोस बनाना या सेल्फी बनाने से बढ़कर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये कि 15 पे पुलिस को इंटीमेट करें, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को इंटीमेट करें ताकि रिकॉर्ड्स किया जा सके और हमारे माशरे में इस तरह के हादसा से बचा जा सके। ये बड़ा ज़रूरी है, जो काम करने का है कि कानून को आप फौरी तौर पर इत्तला दें, वो फिर आइन और कानून के मुताबिक वहाँ फैसले हों। सड़कों पर अगर ये फैसले होंगे कौन जुर्मदार है कौन नहीं, ये अदालतों का काम है फैसला करना, और इस पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो काम करेंगी, ना कि मॉब फैसले करे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब आपका, आलिया सारम बरनी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ हमारे उवैस सत्तार ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मौजूद थे। आप शुक्रिया, तीनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते आगे बढ़ेंगे। एक खबर अच्छी नहीं है और वो है एक आम आदमी के लिए जो अपना खाना पीना ये सोचता है कि चलो दाल सब्जी से वो अपना रोटी खा सकेगा, अपने घर में राशन ला सकेगा। उसके लिए बुरी खबर यह है कि इस वक्त दालों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, और सबसे बढ़कर यह है कि इस वक्त आलमी मार्केट में दालों की फी टन कीमत में $350 का इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ दालों की कीमतों में ये इजाफे हैं, और दूसरा साथ ही साथ
दालों की दरामद बंद है तो किल्लत का इम्कान हो रहा है, और उसके साथ ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो मौजूद है उसकी चीज़ों में भी इजाफा हो रहा है। वजूहात क्या है, मज़ीद बात करेंगे। हमारे बिजनेस रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। कफील, दरामद बंद हुई है, ये वजह है, और एक इंटरनेशनल मार्केट में दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है, तीसरा डॉलर बढ़ गया है। तो अब क्या पाकिस्तान में मार्केट में जो एक आम चीज़ है यानी कि दाल, उसकी कीमतें भी फिर बढ़ रही हैं? आज के रेट है, मैं आपको बता दूं कि इसमें माश की दाल जो है वो 240 से 260 हो गई है, मसूर दाल जो है वो 170 से 190 हो गई है, चने की दाल 140 से 160, और अगर हम बात कर लें अरहर की दाल जो कि 320 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है वो इस वक्त फरोख्त की जा रही है, और जो दीगर दाल है वो 170 से 190 रुपये फी किलो पर, यह तकरीबन 20 से 40 रुपये का इजाफा जो है वो इस इजाफा रिकॉर्ड किए गए। $350 फी टन का इजाफा। अगर हम बात कर लें, जो हमारी बात हुई है जो होलसेलर्स से, उनके मुताबिक इम्पोर्ट की इजाज़त जो है, हालांकि 80% दालें जो है वो इम्पोर्ट होती है, लेकिन जो है वो इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, और उनका ये भी डिमांड है कि जो इस वक्त सब्सिडी है गवर्नमेंट वो फराहम करे, तो वरना अगर ऐसा ना हुआ तो मुमकिन तौर पर एक बहरानी जनवरी के एंड तक जरूरी है कि इस वक्त हुकूमत अगर सब्सिडी नहीं देगी और फिर दरामद की इजाज़त नहीं होगी तो यहाँ पर तो पाकिस्तान में जो 20% दालें हैं उनकी कीमतें भी इसी तरह से वो बढ़ती रहेंगी। बहुत शुक्रिया कफील आपका कि आज ही फ़ी किलो दालों की कीमतें 10 से लेकर 20-25 रुपए तक का इजाफा हो गया है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा है, दूसरा इस वक्त इम्पोर्ट के हवाले से भी चीज़ें मुश्किलात के शिकार हैं। सब्सिडी ना हुई तो फिर ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं एक आम आदमी के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ़ इब्राहिम साहब, चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ़ साहब आपके वक्त का। रऊफ़ साहब, ये जो दालों की कीमतें अब बढ़ी हैं तो क्या इम्पोर्ट बंद होने की वजह से है, इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कीमतें हैं, क्या वजूहात हुई हैं? देखें, जो इम्पोर्ट पहले हुआ था तकरीबन ओवर इम्पोर्ट हो चुका था। जब ओवर इम्पोर्ट हुआ तो अंडर कॉस्ट लोगों ने माल बेचा और बहुत नुकसान भी किया। अब सवाल ये हुआ कि 4 महीने से इम्पोर्ट हो नहीं रहा है। जब 4 महीने का गैप आ गया, इसकी वजूहत ये हैं कि वहाँ इंटरनेशनल मार्केटें बहुत तेज हो गई। किसी टाइम डॉलर 152 रुपए का था, आज 177 रुपए हो गया। तो जाहिर सी बात है वो दालों पे अफेक्ट हुआ। 80% हमारी दालें इम्पोर्टेड है, हमारे पास 20% अपना क्रॉप होता है और 80% हमें दालें बाहर से मंगानी पड़ती है। अभी आपने एक बात कही जो मैंने सुनी कि आपने कहा 10 से 20 रुपए नहीं, यहाँ 10 से लेकर 50 रुपए किलो तक इजाफा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर सब्सिडी गवर्नमेंट ने फराहम नहीं की इम्पोर्टरों को, कमर्शियल इम्पोर्टरों को, तो किल्लत का अंदेशा है कि फरवरी का फर्स्ट वीक किल्लत पैदा कर देगा और ऐसी किल्लत होगी कि शायद गोश्त महंगी डाल दी। अच्छा अब्दुर्रऊफ़ साहब, आप कह रहे हैं कि ओवर इम्पोर्ट पहले हुआ और अब जो है वो इम्पोर्ट नहीं है, तो ये क्या बैलेंसिंग क्या सिचुएशन नहीं होती है कि कितनी ज़रूरत है और कितना इम्पोर्ट इस वक्त हो रहा है और वो एक साइकिल चलता रहे ग्रेजुअली, क्या वो इसके अंदर कोई एग्जिस्ट नहीं करता? सर देखें, बात ये है कि मैकेनिज्म हमारे पास बना हुआ नहीं है। अब आप अंदाजा लगा लें कि इम्पोर्ट परमिट जब हम इशू करते हैं कमर्शियल इम्पोर्टरों को, तो हमारे को ये पता नहीं है कि हमें दालें कितनी चाहिए पाकिस्तान को। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि काला चना हमें 8 लाख टन सालाना चाहिए। माश होती है जो रॉ मटेरियल आता है, ये 2 लाख टन चाहिए। मसूर भी रॉ मटेरियल में आता है, 2 लाख टन चाहिए। मूंग हमें 2 लाख टन चाहिए। सफेद चना हमें 2 लाख टन चाहिए। लोबिया 50,000 टन चाहिए। सफेद लोबिया 50,000 टन चाहिए। ऐसे बहुत से मुख्तलिफ आइटम है दालों के। अरहर वो भी आती है यहाँ। अब ये बताएं कि अगर मंथली वाइज आप लगाएं तो 65,000 से लेकर 18,000 टन तक हमें महीना चाहिए हर दाल का। तो ये कहां से पूरा हो? और काले चने का जो क्रॉप होता है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में माशाल्लाह होता था 12 लाख टन के करीब जी, वो क्रॉप अब 2 लाख टन रह गया है। इसकी वजूहत ये है कि मेन बेसिक जो है ना काला चना होता है, जिसमें बेसन भी बनता है, मिठाइयाँ भी बनती हैं मुख्तलिफ। और रमजान में इसकी खपत 2 लाख टन पे जाएगी और अभी रमजान अप्रैल में आने वाली है। अब आप अंदाजा लगा लें कि अभी इंपोर्ट करने जाते हैं तो वो अभी दाल की कीमत पे तो रॉ मटेरियल पड़ रहा है। अब सफेद चने में जो $600 थे वो $1,200 हो चुके हैं। ऐसे मार्च में $700 थे वो $1,000 हो चुके हैं। इंपोर्टर क्यों मंगाएगा? यही अंडर कॉस्ट मिल रहा है।
अब ये गैप को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। तो कोई बातचीत हुई है आपकी गवर्नमेंट के साथ, वज़रा के साथ, सनअत तिजारत में, कि कोई ये चीज़ों को बैलेंस किया जाए? कोई बातचीत आपकी हुई है एसोसिएशन? नहीं, देखें, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि वो एक स्टेक होल्डरों को मिला के और इनकी तजावीज़ ले कि मंथली हमें कितनी इंपोर्ट करनी है दाल और हमें किस तरह चलना है, ये मैकेनिज्म है ही कोई नहीं। अच्छा, सही। तो सवाल ये होता है कि ये जो महंगाई जो इतनी बर्पा होगी, क्योंकि ना तो डॉलर संभल रहा है और ना कोई और आइटम संभल रहा है। किसी ज़माने में तो हम इंपोर्ट करते थे जो चीज़ें, अब वो डबल हो गई हैं, डबल इंपोर्ट हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमसाया कंट्री को भी हमें देना पड़ता है, ट्रेड वहाँ से भी हो रही है। अब ये गंदुम का बहरान हुआ, चीनी का बहरान हुआ, अब दालों का बहरान क्रिएट हो गया है। ये वक्त पे फैसले ना करने की वजह से हो रहे हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिसके तहत मालूम हो पाए कि ये चीज़ें किस तरह से होती हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ये सिचुएशन है कि 10 से 50 रुपए फ़ी किलो का इजाफा दालों में हो रहा है और ये भी आज तक मालूम नहीं हो पा रहा कि दालों कितनी ज़रूरत है और कितनी इंपोर्ट होनी चाहिए। एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसके तहत ये चीज़ें हों, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो फिर जब एग्जिस्ट ही वो नहीं कर रहा तो फिर किसी भी बहरान के लिए आप हमेशा से, जैसे आटा और चीनी के बहरान के लिए तैयार थे, अब इस बहरान के लिए भी तैयार रहिएगा कि कीमतें ज़्यादा होंगी, चीज़ें ये नहीं मिलेंगी। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।